नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। मैं चंद्रकांत मीना, एमएससी एग्रीकल्चर। और बात किसानी की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले एक कीट की। धान की फसल में बहुत सारे रोग, बहुत सारे कीट लगते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हमने पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें जानी। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी स्पेशल फसल के बारे में, किसी स्पेशल रोग के बारे में, किसी स्पेशल कीट के बारे में, मतलब किसी विशेष कीट, विशेष रोग या किसी विशेष फसल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर 735424, ये आप नोट कर सकते हैं, 7354247284, 7354247284। इस नंबर पर आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं, और जो टॉपिक आप बताएंगे हम उस टॉपिक पे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना करके देंगे, जो आपकी खेती किसानी में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और आप मुझसे इस नंबर पर भी बात करके किसी भी फसल, किसी भी रोग, किसी भी कीट के बारे में व्यक्तिगत तौर पर भी जानकारी ले सकते हैं। मैं हमेशा इस नंबर पर उपलब्ध रहता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आज धान में की फसल में लगने वाले कीटों की। तो आज हम मतलब ये मेरा अपनी तरफ से एक लिया हुआ टॉपिक है पत्ता लपेटक के बारे में। पत्ता लपेटक एक कीट है जो हमारी धान की फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और लगभग सारे जितने भी कीट हैं, ये 4 स्टेज सभी कीटों की पाई जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला होता है अंडा, अंडा से बनता है लार्वा, प्यूपा और वयस्क या एडल्ट भी इसको बोलते हैं। ये दो जो कीट की स्टेज होती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। ये एक प्यूपा एक ऐसी अवस्था होती कीट की जो लगभग अंडे जैसी समझ लीजिए आप। जब कीट अंडे में है तब भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, और प्यूपो में जब होता है तो लार्वा से जब वो वयस्क बनने की स्थिति में होता है तब इस स्थिति में वो रहता है। मतलब जैसे आपको उदाहरण के लिए समझाऊं तो रेशम कीट के बारे में शायद आपने जाना, समझा होगा, सुना होगा। तो रेशम कीट एक अपने ऊपर अपनी लार से एक लेयर बनाता चला जाता है, और वो उसमें सुरक्षित रहता है। और फिर जब वो एडल्ट हो जाता है, जब उसके पंख निकल आते हैं, तब वो उससे बाहर निकल आता है। तो ठीक वैसी एक अवस्था ये होती है। ये सभी कीटों की यही स्टेज होती है। अब इसकी जो सुंडी होती है, ये हम पहले आपको धान के खेत में ले चलते हैं सीधा। आप सीधा खेत में जाकर के देखिए कि आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हो, किस स्थिति में आपको धान के खेत में ये मिलेगा पत्ता लपेटक कीट, कैसे वो अंडे छोड़ता है और किस तरह से वो पत्तियों के बीच में छिपके रहता है। ये सब हम अभी धान के खेत में जा कर के समझते हैं, और फिर वापस यहाँ आकर के आगे की बात बाद में करेंगे। चलिए खेत पे चलते हैं। तो अब हम आ पहुँचे हैं धान के खेत में, और ये हमारी खुद की धान है। नर्मदा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं धान के कीटों की। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि धान में जो कीट लगते हैं उसमें से एक होता है पत्ता लपेटक या लीफ होल्डर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये आप देखेंगे इस तरह से पत्तों को मोड़ के, और ये इस तरह से अपना अंडे इंसेक्ट इसके अंदर छोड़ती है। कीटों की 3 अवस्था होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। क्षमा चाहेंगे 4 अवस्था। तो ये एडल्ट मतलब जो तितली के रूप में बड़ा होकर कीट उड़ने लगता है, ये अभी अंडे के रूप में है, और इस तरह से पत्ती इसमें मुड़ी हुई मिलती है। इसको लीफ होल्डर कहते हैं। ये लीफ माइनर के लक्षण हैं, जो पत्तियों पे इस तरह से उसका क्लोरोफिल खा जाते हैं,
और पत्ती सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लगती धान की। ये आप देखेंगे ये लीफ माइनर और ऐसे दूर से अगर अपन देखेंगे तो बहुत अच्छी सुंदर निरोगी लहलहाती फसल दिखेगी। लेकिन जब गहराई में अंदर जाएंगे, करीब से महसूस करेंगे तो जो वास्तविक समस्याएं हैं वो सामने आती है। तो अभी हमने खेत पे जा कर के समझा, खेत में जा कर के देखा, हमारे खुद के खेत थे, किस तरह से पत्ता लपेटक कीट पत्ते में रहता है और किस तरह से वो अंडे छोड़ता है। तो होता क्या है, ये पत्ता लपेटक जो कीट होता है, इसकी जो सुंडी होती है, ये अंडे से 6 से 8 दिनों में बाहर आ जाती है। ये 6 से 8 दिनों में बाहर आ जाती है और शुरुआत में जो इसका रंग है, शुरुआत में इसका जो रंग होता है इसकी सुंडी का, वो पीला होता है। शुरुआत में इसका पीला रंग होता है और उस समय किसान भाई धोखा खा जाते कि शायद ये पत्ता लपेटक नहीं है, लेकिन शुरुआत रहती है पीले रंग की रहती। बाद में धीरे धीरे ये जब जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है फिर ये हरे रंग की हो जाती। जो हरे रंग की इल्ली हमको धान की पत्तियों पर दिखती है या फसल पर दिखती है, वही पत्ता लपेटक होती है। इसके बाद जब ये वयस्क हो जाती है, जब ये वयस्क हो जाती है मतलब बड़ी हो गई, अभी ये सुंडी है, अभी सुंडी निकली है, हल्की पीली है और अब हरी हो गई है। अब ये क्या करेगी, अपनी लार से पत्तियों को लपेटती है, जैसा कि हमने अभी खेत में देखा किस तरह से पत्तियों को घुमा करके ये उसके अंदर बैठ जाती है और फिर अपनी लार से वो पूरी पत्तियां ऐसे गोल गोल घुमा करके रख देती है। उससे नुकसान क्या होता है, पत्तियां जब मुड़ जाती है तो उसमें क्लोरोफिल का बनना बंद हो जाता है, क्योंकि पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, सूर्य की उपस्थिति में, धूप की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, जो कि पत्तियों में क्लोरोफिल के माध्यम से ही बनता है। अब जब वो बंद हो जाता है तो फिर पौधों में पोषक तत्व निर्माण होना कम हो जाते हैं। तो एक सीधा सीधा नुकसान ये होता है, ये बहुत ही गहन नुकसान है, वैज्ञानिक तरीके से उसको समझा है हमने। क्योंकि किसान भाइयों को सिर्फ इतना लगता है कि ये पत्तियां काट रही है, बस इतना नुकसान है, लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये भी होता है। फिर ये क्लोरोफिल को ही खाती है। क्लोरोफिल और जो ग्लूकोज होता है, पत्तियों में जो मिठास जो होती है, सुक्रोज, ग्लूकोज सुक्रोज जो होता है, उसको चूसती है, उसका जो ग्रीननेस है उसको खाती है। तो पत्तियां डैमेज होती है और पत्तियों को काटती है। अगर पत्तियां ही डैमेज रहेगी, कटी रहेंगी, तो फसल में नुकसान होगा, वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं बना पाएगी। अब मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे कि ये अब पत्ते के अंदर चली गई, वहीं अपने अंडे भी पत्तों के अंदर ही छोड़ती है। एक उदाहरण के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। इस तरह से जो इसकी सुंडी जो होती है वो एडल्ट होने के बाद ऐसी हो जाती है। इसके जो पंख होते हैं, सुंडी के जो पंख होते हैं, इस पे हल्की हल्की कत्थाई कलर की धारियां बनी रहती। सुंडी जब जो बन गई है तो इस पे हल्की हल्की कत्थाई कलर की ऐसे धारियां बनी रहती है और ये इसकी पहचान का एक लक्षण है। ये एडल्ट अवस्था में आ गई है और ये फिर अंडा देगी, फिर फसल को इसके नुकसान होगा। इस तरह से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। और अब हम अगली वीडियो में किसी अलग रोग के बारे में, किसी अलग कीट के बारे में जानेंगे। जब तक अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल रोग या किसी विशेष बीमारी से फसल से आप प्रभावित रहते हैं, या क्षेत्र वाइज भी कई लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में धान में ऐसा होता है, हमारे क्षेत्र में ऐसा होता है, तो वो मैं एक बार फिर से अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर या मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप कमेंट्स करके वो रोग के बारे में बता सकते हैं। इस रोग पर वीडियो बनाइए, हम उस रोग पर वीडियो बना करके उससे संबंधित जो भी निवारण होगा उस पर पूरी चर्चा करेंगे। और व्यक्तिगत आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे फ़ोन करके भी आप सलाह ले सकते हैं। 7354247284 7284 इस नंबर पर आप फ़ोन करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। अब रही बात पत्ता लपेटक कीट की रोकथाम की, तो सामान्य सी दवाओं से ये मर जाता है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती है। क्लोरोपाइरीफास या
प्रोफेनोफास, ये मैं टेक्निकल नाम बता रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं बताऊँगा। इमावेक्टिन, क्योंकि किसी भी ब्रांड का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडोक्साकार्ब हुआ, इनका किसी भी सामान्य एक कीटनाशक का स्प्रे करके आप इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन अगर आप जैविक तरीके से भी चाहें तो कुछ तरीके होते हैं जिससे ऑर्गेनिक दवाई बनाई जा सकती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि किसान भाई दवाइयों के सहारे ना रह कर के अन्य चीज़ों पे जो प्राकृतिक खेती है उस पर निर्भर हो, और उसी से हमारी ज़मीन बचेगी। आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि जो फसलों में रोग बढ़ रहा है, फसलों में किसी भी फसलों में रोग और कीट का प्रकोप बढ़ रहा है, वो जो निरंतर हम हानिकारक कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, उसी के कारण वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही। छोटी सी बात उदाहरण से हम समझते हैं कि सोयाबीन की जो फसल है, अभी हमारे क्षेत्र में सोयाबीन बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में काफ़ी सोयाबीन होता है, और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन की फसल का अगर हम 90s 80s का दौर देखें, 80-90 के दशक में जब सोयाबीन होता था, तो सोयाबीन में निंदाई के लिए कुल्पा चलते थे, कई जगह डोरा कहते हैं, कुछ भी अलग अलग तरीके से खरपतवार नियंत्रण किया जाता था। फिर क्या हुआ, एक दवा आई परसूट, बहुत फेमस हुई, इमिज़ाथाइपर, उसका उपयोग चालू किया किसानों ने। किस लिए? खरपतवार नियंत्रण के लिए। यहाँ जब तक कि किसान खुद से नियंत्रण कर रहा था खरपतवार का, कोई कीट नहीं लग रहा था, सोयाबीन बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी, उत्पादन भी 10 से 12 कुंटल 8 कुंटल पर एकड़ आसानी से निकल जाता था, ना कोई रोग ना कोई कीट, निरोगी फसल एक तरह से थी। फिर वो जो खरपतवार नियंत्रण की दवा आई, 1-2 साल वो डली, उसके बाद इल्लियों की शिकायत आई, उसके साथ इल्लियों के लिए कीटों किसानों ने दवाई उसी में मिला के डालना शुरू कर दिया। 3-4-5 साल में सोयाबीन के अंदर कीटनाशक के 3 से 4 स्प्रे बढ़ गए। 4 से स्प्रे के बाद भी सोयाबीन धीरे 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 रोगों से और कीटों से इतना ग्रसित हो गए कि आज हर किसान समझ सकता है कि सोयाबीन की वास्तविक स्थिति क्या है। ये कारण क्या है कि जो हमने केमिकल उपयोग किया है, उसी ने हमारी फसलों को, उसी ने हमारी ज़मीन को इतना ख़राब कर दिया है। तो मेरा किसानों से यही आग्रह रहता है कि अगर आप चाहें तो कम से कम केमिकल का उपयोग करें, जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करिए। वो हमारी प्रकृति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी दिन उस जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।